चैप्टर 2410 द ईव ऑफ द स्टॉर्म 1। ब्राइट मून एम्पायर के ग्रेट जनरल गू चेंग का शरीर लगभग पूरी तरह स्पिरिचुअल करप्शन से निगल लिया गया था। उसकी आंखें पूरी तरह खून से भरी हुई, मांसपेशियां जमी हुई और सांसें किसी जंगली जानवर की तरह तेज और भारी चल रही थी। अगर उसे जल्द न बचाया गया तो वो पूरी तरह एक बिना दिमाग वाले मॉन्स्टर में बदल जाएगा। ही स्टिल अलाइव? झंग यी हल्का सा चौंक गया, क्योंकि इस जगह पर मून पीपल का मेंटल पोल्यूशन झेल पाना लगभग असंभव था। चाहे गुचेंग हो, दाओलैन जो उसे मारना चाहता था, या वो मिस्टेरियस असैसिन, सभी यहां मरने का इरादा लेकर आए थे। खुशकिस्मती से झंग यी और उसकी टीम डार्क सन फॉरेस्ट में सिर्फ एक दिन ही रुके थे और लोनली सिटी अब तक पूरी तरह प्रदूषित नहीं हुई थी। झंग यी ने यांग एक्साइन की तरफ देखा। जिंगसिन, क्या तुम आयसी बचा सकती हो? एक्साइन ने सिर हिलाया। मेन इसके अंदर का मेंटल पोल्यूशन नहीं निकाल सकती, लेकिन एगरमेन इस मेंटल पोल्यूशन के ऊपर नए रूल्स की एक परत चढ़ा दूं तो वो अपनी आइडेंटिटी, यादें और विश्वास वापस महसूस कर पाएगा। मान लो घर की दीवार पर काली स्याही गिर जाए। दिमागी प्रदूषण वैसा ही है। स्याही को घिसकर हटाने की जगह यांग एक्साइन ने उस पर सफेद पेंट की एक और परत चढ़ा दी। असर वही, लेकिन तरीका अलग। यांग एक्साइन ने धीरे से अपना दाया हाथ उठाया और उसके पीछे फॉलन पपेट का विशाल रूप प्रकट हुआ। उसने धनुष खींचा और मेम कॉन्सेप्ट से भरा तीर सीधे गू चेंग के सीने में जा लगा। ये रूल बेस्ड कवरेज की शक्ति धीरे धीरे उसके भीतर फैले अराजकता और मेंटल टॉक्सिन्स को ढकने लगी। पूरा प्रक्रिया पूरे 1 मिनट तक चली और फिर गू चेंग की सांसें स्थिर होने लगी। उसकी आंखों की धुंध उतर गई, यादें लौट आई और वो लगभग गिरते हुए घुटनों के बल बैठ गया। झंग यी और यांग एक्साइन को देखते ही वो समझ गया कि उसकी जान इन्हीं ने बचाई है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और उलझन की चमक थी। धन्यवाद। आपकी कृपा है कि आपने मुझे बचाया, योर एक्सेलेंसी। वो मुश्किल से बोल पाया। लेकिन आप यहां कैसे पहुंचे? क्या आपको स्पार्क मिल गई? झंग यी ने हाथ हिलाते हुए कहा। मिशन पूरा हो चुका है। तुम्हारा मिशन भी यही समाप्त होता है। अब हम मीटियोर को पूरे चांद के अलग अलग क्षेत्रों में लेकर जाएंगे। गू चेंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने दूर खड़ी उस लड़की की ओर देखा जो साफ, निर्मल आंखों से रात के आकाश को देख रही थी, मानो अभी अभी झेली खून और आग की घटनाएं उसे याद ही न हो। वो कुछ कहना चाहता था, मगर चुप रहा, क्योंकि अब वो जान चुका था। वास्तविक आशा अब उसी स्पार्क लड़की में है। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, दुनिया अचानक चौड़ी और विशाल महसूस हुई। ऊपर आसमान में बादलों के बीच 2 विशाल स्पेस शिप्स मंडरा रहे थे। उनके काले हल्स किसी नुकीली तलवार की तरह चमक रहे थे और नीचे से गिरती ठंडी रोशनी मानो आसमान की आंखें हों, जो झंग यी और उसके साथियों को लगातार देख रही थी। रेडिएंट मून एम्पायर और डार्क मून एम्पायर की निगरानी सेना ने पहले ही पूरा जाल बिछा दिया था। अब इस छोटे ग्रह से निकल पाना असंभव था। फेंगो ने ऊपर देखा। उसकी सांसें भारी हुई। नहीं बच सकते। जहां भी जाएंगे देखे जाएंगे। ये किस्मत का पिंजरा है। हम इस बंजर चांद पर मरने के लिए ही फंसे हैं। उसकी आवाज दर्द, असहायता और टूटे सपनों से भरी थी। मीटियों को बचाने की उसकी सारी कोशिशें अब भी किस्मत की बेड़ियां नहीं काट सकी। यही वजह थी कि नाइट विच ने दोबारा मदद करने से इनकार कर दिया था। उसी वक्त शन लियक्सिंग ने उसका हाथ धीरे से खींचा। उसकी आंखों में चमकती हुई मासूम रोशनी थी। बर्निंग बोन्स, मेन बहुत खुश हूं। उसकी आवाज बसंती हवा जैसी नरम थी, क्योंकि अब मैं सच में देख सकती हूं। रात का आसमान, पहाड़, नदियां, तुम और यहां तक कि केओस और पृथ्वी से आए इंसान भी। पहले सब कुछ अंधेरा था,
मुझे छूकर और कल्पना से दुनिया महसूस करनी पड़ती थी। लेकिन अब मैं सच में देख सकती हूं। बर्निंग बोन्स का शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा और उसका गला भर आया। शन लियक्सिंग ने दोनों हाथ फैलाए, मानो पूरे चांद की खूबसूरती को गले लगाना चाहती हो। अगर मैं यहां से बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? जब तक मैं इस चांद के हर हिस्से को देख सकूं, पहाड़, नदियां, आसमान, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। उसकी मुस्कान एक उजाला बनकर फेंगू के सबसे घने अंधेरे में उतर गई। झंग यी हल्का मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था यही पवित्रता और साहस, स्पार्क का असली अर्थ है। टीम फिर आगे बढ़ी, डार्क सन फॉरेस्ट से निकलकर, प्रदूषित वेस्टलैंड पार करते हुए, बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ते हुए और दो चांद की रोशनी में चमकती झील को पार करते हुए। पूरी यात्रा में शन लियक्सिंग बार बार पूछती, केओस, क्या अर्थ पार भी ऐसे पहाड़ होते हैं, उनसे भी ज्यादा ऊंचे? झंग यी ने सिर हिलाया। हां, अर्थ का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। यहां के पहाड़ों से भी ज्यादा भव्य, साल भर बर्फ में ढका रहता है और आसपास बादल ऐसे घूमते हैं जैसे स्वर्ग की सीढ़ियां। मीटियोर की आंखें चमक उठीं। और लेक्स, अर्थ पार लेक्स कैसे होते हैं? किंग आर्थर मुस्कुराया। अर्थ की लेक्स बहुत बड़ी होती है, कुछ तो इतनी विशाल कि समुद्र जैसी लगती है। सूरज की रोशनी पड़े तो उनकी सतह शीशे की तरह चमकती है, आसमान और पहाड़ों को एकदम साफ दिखाती हुई। मीटियोर मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही और धीरे से बोली, काश एक दिन मैं भी अर्थ को अपनी आंखों से देख पाऊं। बर्निंग बोन्स ने सिर झुका लिया, आवाज भारी, ये मेरी गलती है, काश मैं और मजबूत होता। शन लियक्सिंग ने दृढ़ नजर से सिर हिलाया। नहीं बर्निंग बोन्स, चाहे एक पल के लिए सही, मैं उम्मीद को पकड़ कर रखूंगी, क्योंकि उम्मीद हमेशा निराशा से ज्यादा खूबसूरत होती है। वे आगे बढ़ते रहे, जहां भी पहुंचते शन लियक्सिंग वहां की हर चीज को गहरी नजरों से देखती, मानो सारी दुनिया अपने अंदर समेट रही हो। वो ठंडी पत्थर की दीवारें छूती, घास पर चेहरा रखकर उसकी खुशबू महसूस करती, झील से पत्थर उठाकर पूछती, केओस, क्या अर्थ पार भी ऐसे पेबल्स होते हैं? झंग यी मुस्कुराकर कहता, हां, और उनसे भी ज्यादा गोल और मुलायम। लड़की की आंखें नम हो जाती, फिर भी वो मुस्कुराती रहती। बर्निंग बोन्स दूर से ये सब देखता, उसकी हड्डियों की सिमटर कसकर पकड़ी हुई, जैसे इसी से वो दिल का दर्द दबा पा रहा हो। वो जानता था ये छोटी सी यात्रा उसकी किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन शन लियक्सिंग की मुस्कान के लिए वो किस्मत से दोबारा लड़ने को तैयार था। ऊपर आसमान में दोनों विशाल स्पेसशिप्स अब भी पीछा कर रहे थे, मानो किसी भी पल दैवी दंड गिर सकता हो। झंग यी ने ठंडी नजरों से ऊपर देखा। अंदर ही अंदर वो समझ रहा था, ब्राइट मून और डार्क मून की ये निगरानी किसी बड़े तूफान का संकेत है। मीटियोर की यात्रा शांत नहीं रहने वाली, लेकिन शायद ये सब आने वाले तूफान से पहले की शांति है। चैप्टर 2411, तूफान की पूर्व संध्या 2। आसमान अब भी काला था और पहाड़ों के बीच से गुजरती हवा ऐसे सीटी बजा रही थी जैसे कोई धीमी सिसकी हो। झंग यी रुका और सामने आसमान को देखती उस लड़की की तरफ देखा। शन लियक्सिंग की आंखों में चमकती हुई रोशनी दुनिया को पहली बार देखने वाली शुद्ध खुशी झिलमिला रही थी। लेकिन झंग यी जानता था ये खुशी बहुत देर तक नहीं टिकेगी। उसने एक गहरी सांस ली, अपना हाथ हल्के से घुमाया और शैडो स्पेस धीरे धीरे खुल गया। काले रिपल फैलने लगे, मानो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। क्या मेरी मदद करो। झंग यी ने झू केया को अपना प्लान बताया। तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है ना? इस लड़की से बात करो। इसके पास जो वो बदसूरत सा लड़का है, उसकी वाइब बड़ी अजीब है। उसके पास सिर्फ एक दिन है इस दुनिया को देखने का, तो हमें उसे कुछ अच्छी यादें देकर जाना चाहिए।
झू के को हमेशा से इस मासूम लड़की के लिए बुरा लगता था, इसलिए झंगी की बात सुनते ही वो समझकर तुरंत सिर हिलाया। मैं समझ गई, तुम फिक्र मत करो, मैं उसके साथ बहुत समय बिताऊंगी और कोशिश करूंगी कि उसे सबसे खूबसूरत यादें मिले। छायाओं से एक खूबसूरत औरत उभरी। झू के धीरे धीरे बाहर आई। उसकी मौजूदगी इस ठंडी चांदनी रात से बिल्कुल अलग, पर दिल में गर्माहट पैदा करने वाली। जैसे ही उसने शन लियक्सिंग को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी दया चमकी, फिर एक मुलायम मुस्कान उभरी। हेलो, मेरा नाम झू के है, मैं अर्थ से हूं। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं? शन लियक्सिंग एक पल रुकी, फिर हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाया। मेरा नाम शन लियक्सिंग है। झंगी थोड़ी दूरी पर खड़ा दोनों को देख रहा था। उसने आगे कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद उसने फेंगू की तरफ एक चेतावनी भरी नजर डाली। उसे यह डर नहीं था कि फेंगू हमला करेगा। उसकी ताकत के सामने फेंगू को खत्म करना तो बस एक सोच भर थी। पर झंग यी जानता था, यह दिन शन लियक्सिंग का है और झू क्या का काम बस इतना था कि उसे थोड़ा बहुत असली दुनिया दिखा सके। दोनों ने मिलकर चांद के कई हिस्से देखे। थक जाने पर वे घाटी में पत्थरों पर बैठ गए, जहां तेज हवा चल रही थी और चांदनी चारों तरफ बिखरी थी। झू के ने अर्थ की बातें प्यार से बतानी शुरू की। अर्थ पर 4 ऋतुएं होती है। बसंत में सैकड़ों फूल खिलते हैं, हवा में खुशबू फैलती है। गर्मी में हरे भरे पेड़ होते हैं और बच्चे नदी में नहाते हैं। शरद में सोने जैसे धान के खेत और गिरते मेपल के पत्ते, और सर्दियों में बर्फ गिरती है। पूरी दुनिया मानो शादी के जोड़े में ढक जाती है। शन लियक्सिंग की आंखें फैल गई, उसका सांस तेज होने लगा। 4 मौसम, इतने खूबसूरत। चांद पर तो बस ठंडी रातें और धूसर आसमान ही होता है। मुझे नहीं पता था कि दुनिया इतनी बदल भी सकती है। झू के मुस्कुराई और शैडो स्पेस से एक छोटा सा प्रोजेक्टर निकाला। उसे ऑन करते ही रात के आसमान में एक हल्की सी रोशनी उभरी। उस स्क्रीन पर अर्थ के दृश्य दिखाई दिए। नीला समंदर, उठती गिरती पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहर, रात में चमकती स्ट्रीट लाइट्स, त्योहारों में हंसते और नाचते लोग। शन लियक्सिंग ने सांस रोक ली, पूरी तरह खो गई उस दुनिया में। ये मूवीज और टीवी शोज है। झू के नरमी से बोली, लोग अपनी कहानियां, सपने और इमोशंस को इमेजेस में बदल देते हैं। फिक्शन होते हुए भी इनमें बहुत खूबसूरती होती है। एक सीन में एक लड़की स्कूल के मैदान में दौड़ रही थी, बैग पीठ पर, चेहरा मुस्कान से भरा हुआ। दूसरे में लवर्स सनसेट के नीचे हाथ पकड़े खड़े थे, वादे निभाते हुए। धीरे धीरे शन लियक्सिंग की आंखें लाल होने लगी। वो हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को छूना चाहती थी। तो दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, फेक भी हो तो भी। मैं देखना चाहती हूं। झू के ने उसका हाथ थाम लिया। ये सब सच है शन लियक्सिंग। कहानियां इसलिए रिकॉर्ड होती हैं क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते हैं। दिल में प्यार और उम्मीद हो तो खूबसूरती हमेशा असली होती है। शन लियक्सिंग की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो मुस्कुराई भी और रोई भी। उसकी आवाज कांप रही थी। धन्यवाद केया, मुझे सच में पता चल गया दुनिया कैसी होती है। घाटी के दूसरे छोर पर झंगी और फेंगू साथ खड़े थे। रात की हवा चल रही थी और फेंगू की काली चादर पागलपन की तरह फड़फड़ा रही थी, बिल्कुल उसकी बेचैन सोच की तरह। झंगी ने शांत सुर में कहा, फेंगू, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। फेंगू ने ठंडी नजर डाली पर चुप रहा, सब बेकार जानते हुए भी। झंगी की आवाज तलवार जैसी पैनी थी। तुम फिर भी डटे हुए हो, अपनी जान दांव पर लगाकर उस अंत की रक्षा कर रहे हो जो पहले ही तय है। तुम जानते हो वो हरकत करने के बाद न डार्क मून एम्पायर तुम्हें छोड़ेगा, न रेडियंट मून एम्पायर। यहां के बाद तुम्हारा एक ही रास्ता बचता है, डार्क सन फॉरेस्ट जाकर नाइट विच के साथ रहना। फेंगू कुछ पल चुप रहा। उसकी मुट्ठियां इतना कस गई
कि नकली की हड्डियां सफेद पड़ने लगी। लंबी खामोशी के बाद उसने ठंडी सांस छोड़ी। तुम समझते हाँ नहीं हो। उसकी आवाज भारी थी, दबाव, जिद और दर्द से भरी हुई। अंत चाहे विनाश हो, चाहे मेरी सारी कोशिशें राख बन जाए, फिर भी मैं उसे बचाने के लिए लड़ूंगा, क्योंकि यही मेरे जीने का मतलब है। झंग यी ने गहरी नजरों से उसे देखा और कुछ नहीं कहा। वो जानता था, फेंगू के शब्दों में जो वजन है वो मौत भी नहीं हिला सकती। रात बीतती गई। आखिरकार घाटी के किनारे से उगती सुबह की हल्की किरणें उनके चेहरों पर पड़ी। शन लियक्सिंग झू केय के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। उसकी आंखों में संतोष और अपनापन भरा हुआ था। क्या दिन खत्म हो गया? उसने धीमे से पूछा। झंग यी आगे आया और सिर हिलाया। हां, हमारा तय किया हुआ समय पूरा हो गया। अब चलना होगा। शन लियक्सिंग ने गहरी सांस ली, आंसू रोकने की कोशिश की और मुस्कराई। उसने फेंगू का हाथ थामा और झंग यी की तरफ देखा। धन्यवाद, केओस, मेरी आंखों को सच में दुनिया दिखाने के लिए। झू केय ने उसे गले लगाया, एक नरम मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी आंखों में गहरा अफसोस छिपा हुआ था। फिर वो धीरे से वापस झंग यी के पास लौट गई। झंग यी बोला, धन्यवाद की जरूरत नहीं, हम सबके अपने अपने काम हैं। फिर उसने कहा, चलो मीटियोर, अब तुम्हारी बारी है अपना मिशन पूरा करने की। रेडिएंट मून एम्पायर के ग्रैंड जनरल गु चेंग भी आगे आया। वो शन लियक्सिंग को एस्कॉर्ट करेगा। फेंगू की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में जंगली गुस्सा और डर दोनों थे, मानो झंग यी और गु चेंग को निगल जाना चाहता हो। झंग यी हंस दिया। ऐसे मत देखो, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं। मैंने नाइट विच से वादा किया है कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उसने आसमान की ओर देखा। रेडिएंट मून एम्पायर के वॉरशिप्स ऊपर से उन्हें घूर रहे थे। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फेंगू ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। उसने शन लियक्सिंग को देखा। जहां भी तुम जाओगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अध्याय 2412, तूफान की पूर्व संध्या 3। स्पेसशिप के इंजन दहाड़ उठे और उसका धातु का ढांचा ठंडी चांद की हवा में बेरहम ठंडक के साथ चमक रहा था। यह कैंग्युअन क्लैन का स्पेसशिप था, जिसे लू केरन ने खुद अपने हाथों से मॉडिफाई किया था। जहाज की लाइनों में एक स्मूथ बहाव था और उसकी सतह पर ऊर्जा चलाने वाले रून और शील्ड नोड्स उकेरे हुए थे। इस समय यह स्पेसशिप डार्क सन फॉरेस्ट की सीमा पर स्थिर खड़ा था और उसका हैच धीरे धीरे खुल रहा था, झंग यी और उसकी टीम का स्वागत करने के लिए। बर्निंग बोन्स उस स्पेसशिप को घूर रहा था। उसकी आंखों में संघर्ष, दर्द और उलझन की परतें थी। उसका बिगड़ा सा चेहरा हल्का सा मरोड़ गया और उसकी फटी हुई चादर हवा में लहरा रही थी। उसके पास ही शन लियक्सिंग चुपचाप खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से बर्निंग बोन्स का हाथ पकड़ रखा था। उसकी नजरें कोमल थी, पर बेहद दृढ़ भी। क्या तुम सचमुच मुझे रेडिएंट मून एम्पायर भेजने वाले हो? लड़की की आवाज बहुत नरम थी, लेकिन उस शांत रात में वो ऐसे गूंजी जैसे किसी मृत सन्नाटे में एक साफ झरना गिर पड़ा हो। बर्निंग बोन्स ठिठक गया। उसने दांत भींचे और धीरे धीरे सिर हिला दिया। मैं डार्क सन फॉरेस्ट वापस नहीं जाना चाहता। वहां बस निराशा है और भागना है। अंत मौत ही क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ आखिर तक रहूंगा। शन लियक्सिंग की आंखें हल्की सी नम हो गई, पर उसने फिर भी मुस्कान जुटा ली। झंग यी उन्हें चुपचाप देखता रहा, आंखें ठंडी, पर उनके पीछे एक गर्माहट छिपी हुई। वो धीरे बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। बस मेरे मिशन में बाधा मत डालना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये कहकर वो सबसे पहले स्पेसशिप पर चढ़ गया। हैच बंद होते ही एक बहरे कर देने वाली गूंज उठी। स्पेसशिप तेजी से आगे बढ़ा। चांद की कम गुरुत्व वाली धूल
और धुंध को चीरता हुआ मून एम्पायर की दिशा में निकल पड़ा। केबिन रोशनी से जगमगा रहा था। चिकनी धातु की फर्श हल्की नीली चमक प्रतिबिंबित कर रही थी। मीटियोर शन लियक्सिंग पोर्थोल के पास चुपचाप बैठी थी। चांद के बीहड़ समुद्र और पहाड़ों को गुजरते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। पहली बार वो अपने संसार को इतने साफ देख पा रही थी। उसके पास फेंगू घुटनों के बल बैठा था, सिर हमेशा झुकाए हुए, जैसे वो अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहता। कभी कभी मीटियोर उसका हाथ खींचती, उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर करती, और फिर दोनों खिड़की से बाहर देखते। टस्कट्स का ब्रायन अपनी पूंछ हिलाते हुए सीट पर आलस से पसरा हुआ था। उसके कुत्ते से मुंह से नाराज सा बड़बड़ाहट निकली। ये माहौल किसी सस्ती रोमांटिक कॉमेडी का सेट लग रहा है। केओस, क्या हम चांद बचाने का मिशन कर रहे हैं या किसी पोस्ट एपोकैलिप्टिक रोमांस की शूटिंग देख रहे हैं? ये सुनते ही शन लियक्सिंग हल्का सा शर्मा गई। बर्निंग बोन्स की आंखें ब्रायन पर आग बरसा रही थी। ब्रायन ने बिल्कुल परवाह नहीं की। वो अपने बालों वाले कंधे उचकाकर बोला, मुझ पर घूर क्यों रहे हो? क्योस की दया न होती तो तुम कब के 2 मीटर लंबे कब्र के नीचे पड़े होते। बर्निंग बोन्स की उंगलियों की गांठें चटकने लगी, जैसे वो कभी भी फट पड़ने वाला हो। तभी फैटिक शू उस पर कूद पड़ा और ब्रायन का मोटा गला पकड़ लिया। शांत हो जाओ भाई, अगर स्पेसशिप में लड़ाई शुरू हुई तो एयर प्रेशर उड़ जाएगा और हम सब वैक्यूम में जमे हुए बर्फ के लट्ठे बन जाएंगे। हालांकि ये मजाक था, पर बर्निंग बोन्स का काफी गुस्सा उतर गया। प्रोफेसर डा विंसी आधी खुली आंखों से देखने लगा और मुंह से निकला, अगर ये ब्रायन को काटने से खुद को रोक नहीं पाया तो हमारा डॉग फूड बच जाएगा। बूढ़े मूर्ख! फैटिक शू उछल पड़ा। ऐसा कैसे बोल सकते हो? ब्रायन हमारा नोज रडार है। इसके बिना हम बर्निंग बोन्स और मीटियोर को ढूंढ ही नहीं पाते। ब्रायन ने अपनी पूंछ ऊंची करते हुए शान से कहा, सुना, मैं इरिप्लेसेबल हूं। डा विंसी ने आंखें घुमाई और एक अजीब सा मैकेनिकल सियर बाहर निकालकर टेबल पर पटक दिया। मैंने 3 दिन पहले सुपर इलेक्ट्रॉनिक स्निफर बनाया है, तुम्हारे 100 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट। अगर तुम्हारी बकवास सुनकर समय न गुजर रहा होता तो कब का तुम्हें हैच से फेंक चुका होता। ब्रायन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तड़प कर बोला, झूठे बूढ़े, कोई मशीन मेरी स्मेल सेंस को नहीं हरा सकती। केओस, तुम ही बताओ। झंगी, जो चुपचाप आंखें बंद करके आराम कर रहा था, हल्का सा आंखें खोला और बोला, क्यों न तुम दोनों एक जगह जाकर सोलो मैच कर लो? मैं रेफरी बन जाऊंगा। केबिन एक झटके में शांत हो गया। फैटिक शू ठहाका मारते हुए पेट पकड़कर हंस पड़ा। हाँ, बढ़िया। कुत्ता और बूढ़ा दोनों को जेलर ने एक लाइन में खड़ा कर दिया। डा विंसी की मरिमरी आंखें फैटी पर टिक गई। अगर तुमने फिर हंसी तो मैं तुम्हारा पेट निकाल दूंगा। 1 महीने में 20 किलो कम हो जाएगा। फैटिक शू तुरंत सिमट गया। नहीं, माफ कर दो प्रोफेसर, ये चर्बी ही तो है जो चांद की ठंड से बचाती है। केबिन हंसी से गूंज उठा। शन लियक्सिंग ने मुंह ढक लिया। हंसी के साथ उसकी आंखें भीग गई। ये खुशी कठिनाई में मिली खुशी नहीं थी, बल्कि पहली बार उसने मानवीय गर्माहट महसूस की थी, निराशा और नियति के बाहर। असल में फैटिक शू और ब्रायन सिर्फ माहौल हल्का कर रहे थे। आखिरकार किसी मासूम लड़की को मजबूरी में मौत के मुंह में भेजना कौन हंसकर देख सकता है? खुद झंग यी भी नहीं। फेंगू उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में भारी उलझन थी। जिस लड़की को वो बचाना चाहता था, वो पहली बार इन अर्थ वालों की वजह से सचमुच मुस्कुरा रही थी। स्पेसशिप चांद के रेगिस्तानी समुद्र को पार करता हुआ रेडियंट मून एम्पायर की सीमा के पास पहुंचा। पोर्थोल से सफेद ऊंची दीवारें और एक विशाल एनर्जी डोम दिख रहा था। राजधानी का सुरक्षा तंत्र। केबिन की हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी जगह एक भारी खामोशी ने ले ली। झंग यी ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा,
हम रेडियंट मून एम्पायर पहुंच गए हैं। अब मैं तुम्हें सिल्वर मून गार्ड्स के हवाले करूंगा। पर मिस मीटियोर, इस जगह को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। फेंगू अचानक सिर उठाया। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। शन लियक्सिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजाम जो भी हो, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। अगर ये एक पल भी मेरा अपना है तो जिंदगी इसके लायक है। वो पोर्थोल पर गई और उस विशाल तकनीक सेब ने चांद को देखने लगी, और उससे भी बड़े चांद पर चमकते साम्राज्य को। आज एहसास हुआ कि जहां मैं पली बढ़ी वो जगह कितनी खूबसूरत है। केबिन में हल्की खामोशी छा गई। ब्रायन ने मुंह बिचकाया। ये माहौल फिर भारी हो गया। कोई डूम्सडे अनाउंसमेंट लग रहा है। केओस, क्या मैं स्पेसशिप से उतरकर कुछ हड्डियां चबा सकता हूं? रेडियंट मून एम्पायर के दरवाजे पर भूख से मरना नहीं चाहता। उसने अपना पंजा आंख पर रगड़ा। शायद कोई छोटा सा पत्थर आंख में घुस गया था। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।